हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे और आज हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। पहले हमारी न्यूज़ है कि जो मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आती हैं। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि दो तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। पहली हमारे पास है मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी और दूसरी है हमारी ट्रेडिशनल इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल इरिगेशन फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर है हमारे पास, जैसे पहला है आपका चेक बेसिन मेथड, दूसरा है फरो इरिगेशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं कि बीच में एक हम लोग पाइप डाल देते हैं और उनमें छेद कर देते हैं ताकि जो भी पानी है वो खेतों में चला जाए। और थर्ड है हमारा आपका बेसिक इरिगेशन मेथड जो नॉर्मली हम करते हैं, और उसके बाद स्ट्रिप इरिगेशन मेथड। तो ये चार तरह के हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो पहले हम लोग करते थे। नाउ वी हैव द ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी पाइप डालते हैं, उसमें छेद कर देते हैं और उससे पानी जाता है। नीचे वाले में यहाँ पर फरो इरिगेशन में क्या कर रहे थे, जो पाइप थी काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या सब सरफेस इरिगेशन, एंड देन थर्ड इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। और उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो ये हमारे चार मॉडर्न मेथड हैं। अगर इरिगेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मैंने इरिगेशन के देखिए यहाँ पर चार्ट बना हुआ है पूरा। पहला है हमारा सरफेस, दूसरा सब सरफेस, स्प्रिंकल, और उसके बाद ड्रिप इरिगेशन। देखिए जो ड्रिप इरिगेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इसमें पानी की हर एक बूंद का इस्तेमाल किया जाता है। तभी एक इनिशिएटिव भी आया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, दैट इज़ द पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, हमें पानी का यूटिलाइज अच्छे से करना है। सरफेस इरिगेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्लडिंग भी होती है, बॉर्डर भी है, बेसिन फरो, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम बात करें कि इरिगेशन डेटा। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ इंडिया में इरिगेशन में सबसे ज़्यादा जो पानी का इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से सोर्सेज से होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ट्यूबवेल्स और वेल से होता है, दैट इज़ द 61% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कैनाल से हम लोग करते हैं, दैट इज़ 29%, टैंक से करते हैं हम लोग 4.5%, और अदर्स करते हैं हम लोग 5.5%। ठीक है, टोटल इंडिया का जो इरीगेटेड एरिया है वो 36% है टोटल लैंड का। यानी कि जो भी हमारा जोग्राफिकल एरिया है उस टोटल एरिया का 36% हमारा जो है वो इरीगेटेड एरिया है। और अगर उसको हम नापेंगे तो इट विल बी द 67 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में, दैट इज़ द वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूनेस्को निकालता है, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसने ये बताया कि जो इंडिया है ये लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है किसका, ग्राउंड वाटर का, कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें फोकस करना है कि हम ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है थोड़ा कम करें। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। इंडिया में सेंट्रल वाटर कमीशन है। ये सेंट्रल वाटर कमीशन इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड ये हेल्प करता है, क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को कि जो फ्लड कंट्रोल जो मेजर्स हैं उसके लिए, उनकी फोरकास्टिंग के लिए, कि अगर कहीं पर बाढ़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसको ये बताता है कौन, सेंट्रल वाटर कमीशन। और ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके एक्स ऑफिशियो जो सेक्रेटरी रहेंगे वो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन रहेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये बता रहा है कि 2050 तक इंडिया में पानी की जो होगी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं एक और इनिशिएटिव है, दैट इज़ द अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी अगर हम बात करें कि क्या क्या इन्होंने इन्विसेज किए हैं, क्या क्या इनके प्रपोजल्स हैं, तो पहला है कि पीपल का पार्टिसिपेशन हो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर यूज़र एसोसिएशन। तो इनका कहना है कि हमें एक वाटर यूज़र एसोसिएशन बनानी चाहिए जिसके थ्रू जो लोग हैं वो आपस में क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, और वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकें। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वाटर बजटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इनिशिएटिव हैं किसके, अटल भूजल योजना के। फिर हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि हम प्रिपरेशन करें इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राम पंचायत वाइज वाटर सिक्योरिटी प्लान। देखिए हम लोगों को वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने होंगे, पर वो प्लान अटल भूजल योजना के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि हम लोग ग्राम पंचायत वाइज प्लान बनाएं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो यानी कि हर एक ग्राम पंचायत अपने ब्लॉक, अपने ग्राम पंचायत का एक वाटर का प्लान बनाएगी कि हम लोग कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे, कितना यूज़ करेंगे इसके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करना है हमें किसका, ग्राउंड वाटर का। और उसके बाद बस सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो हमारी अटल भूजल योजना है,
अटल भूजल जो योजना है ये हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्कीम है ये फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक। यानी कि ये जो स्कीम है बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का दोनों का कोलैबोरेशन से बनी है। इसमें जो पैसा है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% वर्ल्ड बैंक देगी, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट है, पहला है आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना है और उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और इंसेंटिवाइज करना है स्टेट्स टू टेक स्टेप्स। हमें जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं तो हमें उन अपने सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को भी ये इंसेंटिवाइज करनी पड़ेगी कि आप वाटर मैनेजमेंट के लिए यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप स्टेप्स लें, ठीक है। इस स्कीम का जो पीरियड होगा वो 2020, 2021, 2024, 2025 होगा और ये इम्प्लीमेंट होगी 7 वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट में, यानी कि जो 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वाटर की काफ़ी सारी स्कार्सिटी है, वहाँ पर ये स्कीम जो होगी वो इम्प्लीमेंट होगी। देन हम बात करते हैं नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये इम्प्लीमेंट किया गया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, ठीक है, और विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका कहना क्या है कि हमें मैपिंग करनी पड़ेगी जो भी एक्वीफायर्स हैं, यानी कि जहाँ कहाँ कहीं पर भी जो हम लोग पानी स्टोर होता है तो जो वाटर बीरिंग फॉर्मेशंस हैं उनका हमें क्या करनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि हमें पता लगे कि वो कहाँ पर हैं और हमें उनका प्रॉपर तरह से मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करके साथ साथ जो जो ग्राउंड वाटर है उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एम रहेगा। और उसके बाद एक और चीज़ रहेगी इसमें कि हमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम उसका सस्टेनेबली यूज़ कर सकें। फिर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, दैट इज़ द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसका जो एम क्या है, इसका एम है कि हम लोग डेवलप और डिसमिनेट करें टेक्नोलॉजीज़ को, मॉनिटर करें, इम्प्लीमेंट करें नेशनल पॉलिसीज़ को फॉर द साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। यानी कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इसका एक सोल एम ये है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करें और मैनेजमेंट भी कैसे, साइंटिफिक और सस्टेनेबल बेसिस पे उसका मैनेजमेंट करें और वाटर का डिसमिनेट हो वो भी साइंटिफिक और सस्टेनेबल बेसिस पे हो, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। फिर बात करते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है उसको कंस्टिट्यूट किया हुआ था सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सो एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसके अंतर्गत हमने सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो अथॉरिटी है उसका कंस्टिट्यूशन किया था, ठीक है। ये करेगा क्या, ये रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा वही मैनेजमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का भी एम क्या है कि ये रेगुलेट और मैनेजमेंट करेगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेगा जो भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग, और जितने भी जो भी स्टेप्स हैं, रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, उसको ये लेगा। ध्यान रखिएगा जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है इट कम्स अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। एंड देन एक बहुत अच्छी कैंपेन है, दैट इज द कैंपेन नेम इज द कैच द रेन। सो कैच द रेन, दिस इज द कैंपेन, दिस कम्स द नेशनल वाटर मिशन एंड विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है कैच द रेन। ये क्या है, दिस इज़ एन अवेयरनेस टाइप ऑफ कैंपेन, यानी कि इसमें क्या किया गया, अवेयरनेस फैलाया हुआ है ताकि हम लोग जो भी रेन हो रही है उस रेन को कंजर्व कर सके, क्योंकि आपको पता है कि जो रेन वाटर होता है वही धीरे धीरे अर्थ में जाता है और वो ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, परकोलेट होता है, ठीक है ना, परकोलेशन, इसको परकोलेशन कहते हैं। जब जो रेन वाटर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में नीचे जाता है, रिसता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द परकोलेशन, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि नो ओनली लिमिटेड वाटर विल बी फ्लो आउट टू कंपाउंड, इट विल हेल्प इम्प्रूविंग द सॉइल मॉइस्चर एंड राइजिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि अगर पानी का जो बारिश का जो पानी है वो धीरे धीरे परकोलेट होकर अर्थ में जाएगा तो ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको इंक्रीज़ करेगा और सॉइल के मॉइस्चर को बरकरार रखेगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि जो भी जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली कहाँ परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर में चला जाए। फिर हम बात करते हैं नेहरू युवा केंद्र संघ। ये क्या है, इसको सेटअप किया गया था 1987-1988 में। दिस इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये क्या करेगी, ये लार्जेस्ट
ग्रास रूट लेवल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करेगी जो हमारा जो यूथ है, ठीक है, उसके पावर को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ क्लब्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें नेशनल युवा केंद्र संघ के माध्यम से जो भी यूथ क्लब हैं, ठीक है, तो उन यूथ क्लब का हमें फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे बेसिकली जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, जो यूथ हैं उनकी पावर को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, और जो प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरिज्म है, ठीक है, और सेल्फ हेल्प है, वो यहाँ पर युवाओं के बीच में निकल के आएगी, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके विद द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, और खुद से सजग रहें, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरिज्म, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन का लॉन्च हुआ था 2011 में, ठीक है। नेशनल वाटर मिशन, इसका एम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, उसके बाद मिनिमाइज द वेस्टेज और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बिटवीन द स्टेट थ्रू द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। यानी कि जो नेशनल वाटर मिशन 2011 में लॉन्च किया गया था, उसका एक सोल एम है, पहला कि जो वाटर है उसको कंजर्व करना है, और वाटर का मिनिमम वेस्ट हो इसको भी ध्यान रखना है, और वाटर का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो अक्रॉस द और विद इन द स्टेट, यानी कि जो सारे स्टेट्स हैं उनके बीच में पानी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन, नेशनल वाटर मिशन ध्यान रखेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल वाटर मिशन का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द यूज़ और द एफिशिएंसी ऑफ द वाटर बाय 20% थ्रू द रेगुलेशन डिफरेंशियल एंड एंटाइटलमेंट एंड द प्राइसिंग। यानी कि हमें जो वाटर यूज़ की जो इफ़िशियंसी है उसको 20% तक बढ़ाना है, और हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का सहारा लेना है, और हमें वाटर डेटा को पब्लिक डोमेन में भी पब्लिश करना है। यानी कि जो भी वाटर डेटा है कि कहाँ पर कितना पानी यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो देयर राइट। एंड वी विल ऑल्सो प्रमोट द सिटीजन स्टेट एक्शन फॉर द वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड द प्रिजर्वेशन। यानी कि हमें वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन और प्रिजर्वेशन पर भी ध्यान रखना है। कैसे, सिटीजन्स स्टेट एक्शन, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको भी इस बारे में अवेयर करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं क्या, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। तो ये लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड क्या है, ठीक है, ये एड्रेस करेगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेरिनियल इरिगेशन वाटर क्राइसिस इन द रूरल इंडिया। आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में सीजनल मानसून होता है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज मानसून की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव केम अक्रॉस विद द टर्म, विद द स्कीम द लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। इसमें क्या है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्स और रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, ठीक है, ये यानी कि इन दोनों मिनिस्ट्री, वैसे आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन, इसी का नाम चेंज करके हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दिया था। तो इसने नाबार्ड के साथ मिलकर ये कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नाबार्ड का इनिशिएटिव है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, और दिस कम्स अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन जो फंड है, इट कम्स अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसका एम क्या है, इसका एम है फंडिंग फॉर द फास्ट ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनकम्प्लीट एंड मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उनको हमको मिनिस्ट्री में लाना है और उनको जल्दी से कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ द एम ऑफ द लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ताकि इस इरिगेशन फंड के माध्यम से हम लोग जो भी ट्यूबवेल्स हैं या जो भी वेल्स हैं, ठीक है, उसकी खुदाई कर सके, ताकि इरिगेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ द मानसून ऑल्सो, ठीक है। फिर बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड क्या है, दिस इज इनिशिएटेड बाय द नाबार्ड, अंडर द नाबार्ड। इसका एम क्या है, ये एक्सपेंड कवरेज करेगा माइक्रो इरिगेशन की, ठीक है। सो माइक्रो इरिगेशन फंड भी वही चीज़ है, नाबार्ड के अंतर्गत आता है। नाबार्ड एक ऐसा, आपको नाबार्ड की फंक्शनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाबार्ड की फंक्शनिंग पता होना चाहिए। नाबार्ड की फंक्शनिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसी को नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड की फंक्शनिंग के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट केम फ्रॉम द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी।
ठीक है। और इट इस्टेब्लिश इन 1982, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेटअप एज द डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द बी बी शिवरामन कमेटी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाबार्ड है, दैट इज़ द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो कंस्टिट्यूशन हुआ था वो शिवराम कमेटी के द्वारा हुआ था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और ये किसको किसको रेगुलेट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला करता है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको रेगुलेट करता है। आरआरबीज को करता है, ये आपको पता होगा पहले से कि रीजनल रूरल बैंक कम्स अंडर दी नाबार्ड, एंड जो स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी अर्बन और मल्टी स्टेट बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अर्बन और मल्टी स्टेट बैंक्स हैं दे कम्स अंडर द आरबीआई, बट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स दे कम्स अंडर द नाबार्ड। नाबार्ड कब सेट हुआ था? 1982 में विद शिवरमन कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको नाबार्ड की फंक्शनिंग के साथ साथ नाबार्ड की फंक्शनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि नाबार्ड की फंक्शनिंग क्या है। ये एग्जाम में बहुत पूछे कि नाबार्ड का रोल क्या है एक्चुअली। तो पहले तो बात करेंगे कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या रोल्स है। तो डायरेक्ट टर्म लोन टू द फूड पार्क्स, तो जो नाबार्ड है वो लोन देता है किसको? फूड पार्क्स को लोन देता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। एंड नाबार्ड गिव्स लोन टू द कोल्ड चेन, जो कोल्ड चेन है उनको लोन देते हैं। एंड देन द वेयर हाउसेस, द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पर हम लोग जो भी गोदाम होते हैं तो उन गोदाम में, ठीक है, जैसे कहीं पर आलू रखा है, कुछ भी रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो उस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी नाबार्ड लोन देता है। क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है मार्केटिंग फेडरेशन के लिए, उसके लिए भी नाबार्ड लोन देता है। देन उसके बाद बात करें कि इट प्रोवाइड्स ऑल्सो द लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड। जैसे अभी हमने ऊपर बात की लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड क्या होता है, उसके बारे में बात किया कि जो भी फंड आएगा लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड में, वो क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो भी कुएँ खुदवाने हैं या इस तरह के जो भी काम है वो हम लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड के थ्रू करेंगे, विच कम्स अंडर नाबार्ड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये पढ़ा था लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड। तो मैंने बताया था कि दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये नाबार्ड का एक इनिशिएटिव है लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड, ठीक है। तो ये यहीं पे देखिए लिखा हुआ है कि जो नाबार्ड का एक इनिशिएटिव है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। तो उसके अलावा कौन सा इनिशिएटिव है नाबार्ड का? माइक्रो इरिगेशन फंड। तो माइक्रो इरिगेशन फंड भी नाबार्ड का इनिशिएटिव है। उसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये भी किसका इनिशिएटिव है? ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है। ये डिपॉजिट बाय द बैंक विच डू नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यानी कि देखिए आपको पता है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? जैसे कोई बैंक है तो उस बैंक को आरबीआई ने बता दिया कि आपको अपना जो भी लोन है, जो भी आप लोन बांट रहे हो, सपोज आप 100 रुपये बांट रहे हो, तो उस 100 रुपये में आपको आपको 40 रुपये जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को देने हैं। लेट से आपको 40 रुपये फार्मर्स को देने हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि आपको 40 रुपये फार्मर्स को देने हैं, पर अगर किसी ने नहीं दिया, ठीक है, तो क्या है होगा? तो उसके लिए आपको अगर जब पैसे देने हैं, जैसे बैंक को पैसे देने हैं, तो उसी के लिए लाया गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये क्या करेगा? डिपॉजिट्स बाय द बैंक हु डू नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अगर किसी ने 40% की ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पूरा नहीं किया है तो उसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बात करें नाबार्ड जो है, नाबार्ड इज़ ऑल्सो द फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है वो, ठीक है। और उसके बाद इम्पार्टिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाता है रूरल एरिया में। और उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, उनको लिंक करता है बैंक के साथ। और उसके बाद जो माइक्रो एटीएम है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। और स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द नाबार्ड। देन मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये क्या है? सो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात किया जाए तो दिस इज़ अ फॉर्मल क्रेडिट और टू द फार्म्स एंड द फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो फार्म्स और द फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए जो फंड जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए
कि इसके बारे में और इसका इसका एम क्या है। तो इसका एम ये है कि ये इन्वेस्टमेंट इन द वाइबल प्रोजेक्ट्स और फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, यानी कि ये जो फंड है इसको दिया जाएगा कि जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए फंड आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके उसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है उसको सेटअप करने के लिए आपको भी फंड दिया जाएगा, ठीक है। वेयर हाउस आपको बनाने हैं तो उसके लिए भी आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा ले सकते हैं। एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रेडिंग और पैकेजिंग है या ई मार्केटिंग पॉइंट है, ठीक है, रैपनिंग चैम्बर है, तो इन सब के लिए भी आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल बॉडीज़। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज फंड बाय द इंडिया। देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में फंड के बारे में बात करें तो बेसिकली इसको अडेप्ट किया गया था आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इट इज़ अडेप्टेड नॉट आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल बट इन क्योटो, ठीक है, एज द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी। फिर बात करते हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ये क्या है, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट, इसको भी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी के द्वारा किया गया था। फिर आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात किया जाए सो इट इज़ सो फ्रेंड्स बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है, तो पहले पता होना चाहिए आपको कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि देखिए दो तरह की स्कीम होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि जो पूरी फंडिंग है 100% जो पैसा आएगा वो सेंटर की तरफ से आएगा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट सेंटर की तरफ से आएगा, कुछ अमाउंट स्टेट की तरफ से आएगा। लेट्स से इस कंडीशन में हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशन में 50% आए, या फिर जो हिली एरिया है उस कंडीशन में जो 90% फंडिंग होती है वो यूनियन की तरफ से आती है और 10% जो फंडिंग है वो स्टेट की तरफ से आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि स्टेट में भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा, स्टेट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 स्कीम्स आती हैं। सबसे पहले आपको पता नहीं, पहली स्कीम्स है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोजेक्ट्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दूसरा है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम विच comes under the Ministry of Rural Development, and the third is the on farm management which comes under the Ministry of the Agriculture and Farmer Welfare। तो ये 3 मिनिस्ट्री आएंगी अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो फोकस है वो क्या है, फोकस है उसका कि हर खेत को पानी, दैट इज़ द इंक्रीज्ड इरिगेशन, हमें जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना है ताकि हर खेत को पानी मिल सके। दूसरा मैंने बताया था आपको पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका मतलब है कि इंक्रीज्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी, जो वाटर की इफ़िशियंसी है उसका यूज़ है उसको हमें बढ़ाना है। उसके अलावा हमें क्या करना है कि क्रिएशन ऑफ द न्यू सोर्सेज एंड रिपेयर डिज़ाइन ऑफ द रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो भी सोर्स हैं पानी के, हमको उसका और नए सोर्सेज खोजने हैं और हमें रीडिज़ाइन करने हैं पुराने चीज़ों के बारे में। फिर बात करते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टिल देन keep reading, like the video if you have liked the initiative, share with your friends, do let me in the comment section. Thank you.